खुदा के बंदों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, खुदा को नहीं। ये अलग बात है कि खुदा अपने झूठे बंदे को संभलने और संवरने की मोहलत देता है, और जब वो गुनाहगार बंदा खुदा की दी हुई मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाता तो खुदा इसे ऐसा पकड़ता है कि इसी दुनिया में इसे जहन्नम दिखा देता है। उस्मान अल्लाह के इन्हीं बंदों में से था जो समझते हैं कि वो खुदा को भी धोखा दे सकते हैं। ये अल्लाह का फरमान है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस असूल को अहमियत देते हैं कि झूठ वो गुनाह है जो हर गुनाह को जन्म देता है। इसलिए सिर्फ इस गुनाह से यानी झूठ बोलने से बाज आ जाओ तो 100 गुनाहों से बच जाओगे। उस्मान ने झूठ का सहारा लिया तो वो इन लोगों में पहुंच गया जो अल्लाह के दीन के और कुरान की सरजमीन पाकिस्तान के दुश्मन थे। लूसी इसकी मुंतज़िर थी। पिछली मुलाकात में इसने लूसी को बता दिया था कि वो वीना को समंदर की सैर के लिए ले जाएगा और शाम के बाद लूसी के पास पहुंच जाएगा। उस शाम उस कोठी में जिसमें लूसी रहती थी, एक तो रामा राव था जो सिंध में काम करने वाले गिरोह का इंचार्ज था। लूसी थी और एक लड़की और वहाँ मौजूद थी जिसकी उम्र 24-25 साल थी। उस्मान लूसी को बड़ी खूबसूरत लड़की समझा करता था और फिर वो किसी लड़की को हसीन समझता था तो वो वीना थी। लेकिन इस लड़की को इसने देखा तो कुछ देर के लिए लूसी और वीना इसके जहन से निकल गई थी। उस्मान को देखकर जिस तरह इस लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आई, वही उस्मान पर जादू का असर कर गई। चंद सेकंड्स के लिए उस्मान इस लड़की में खो गया। एक तो वह हुस्न होता है जो खुदा किसी औरत या मर्द को अता करता है, और एक हुस्न वो है जो औरत अपने आप में पैदा करती है। आम फहम ज़ुबान में इसे नाज़ो अंदाज़ कहा जाता है, लेकिन अक्सर औरतें नाज़ो अंदाज में से तिस्ना और बनावट नहीं निकाल सकती। कोई औरत ऐसी होती है जो अपनी डेल डोल में चाल ढाल और बात करने के अंदाज में ऐसा रंग पैदा कर देती है जो कुदरती लगता है और कुदरती हुस्न को दुबाला कर देता है। अगर औरत को कोई उस्ताद मिल जाए तो वो इसे ट्रेनिंग देकर इसके हुस्न में तलिस्माती असर पैदा कर सकता है। उस्मान लूसी ने कहा, यह फ़ौजी है, फ़ौजिया कलीम, ये तुम्हें मिलने के लिए बेताब थी। मुझे? उस्मान ने हैरान सा होकर कहा, ये मुझे कैसे जानती है? आप भी भोले बादशाह उस्मान भाई, रामा राव ने कहा। आपको कौन नहीं जानता? मैं तो कहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी आपके नाम से वाकिफ़ होगा। ये है उस्मान, लूसी ने फौजी से कहा। अच्छी तरह देख लो, तुम सुबह शाम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि उस्मान से मिलवाओ। तुम सब ने इनकी तारीफ़ें इतनी की थी कि मैं इन्हें देखने को बेताब हो गई थी। फौजी ने बड़े प्यारे अंदाज से मुस्कुराते और शर्माते हुए कहा, ये तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे लगते हैं जितना तुम लोग बताते रहे हो। उस्मान भाई, रामा राव बोला, तुमने अपने आप को छोटा सा आदमी समझ रखा है। तुम्हारे वालिद साहब को तो दुनिया जानती है। मैं दिल्ली गया तो 2 आदमियों ने तुम्हारे डैडी का जिक्र किया। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनका बेटा उस्मान इनसे ज़्यादा नामवर है। लूसी और रामा राव अपने मखसूस और पुरअसर अंदाज से उस्मान को गुब्बारे की तरह फुला रहे थे। इनकी बातों के साथ साथ फौजी का उस्मान की आंखों में आंखें डालकर बार बार देखना और होंठों पर हल्का सा तबस्सुम ले आना उस्मान पर नशे की सी कैफियत तारी कर रहा था, और उस्मान बड़ी तेज़ी से ऊंचा ही ऊंचा उड़ता जा रहा था। वो इतना ऊंचा चला गया जहाँ से इसे पाकिस्तान की ज़मीन भी और अपने बीवी बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे। उस्मान भाई, रामा राव ने कहा, गाड़ी बदलो, तुम्हें इस पुराने मॉडल की कार में अच्छी नहीं लगती। कम अज़ कम मर्सिडीज़ हो। लूसी बोली, पिजारो हो। होंडा कार्ड भी अच्छी गाड़ी है, रामा राव ने कहा। मेरा मतलब है गाड़ी अपनी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। तुम फौज में मेजर हो, जो कोई इतना बड़ा रैंक नहीं, लेकिन सोसाइटी में तुम्हारा मुकाम बहुत ऊंचा है। मैं भी यही सोच रहा था, उस्मान ने कहा, लेकिन ज़रा बजट का मामला है। फिर भी गाड़ी तो ज़रूर लूँगा। बजट का क्या मामला है, रामा राव ने कहा। बजट का मामला हम पर छोड़ो, गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। हम तुम्हें इस गाड़ी में नहीं देखना चाहते, रामा राव ने लूसी से कहा। इन्हें कहो खाना लगा दे। लूसी चली गई। फिर रामा राव उठा और ये कहकर कमरे से निकल गया कि अभी आता हूँ। कमरे में फौजी और उस्मान रह गए थे। शुक्र है ये लोग यहाँ से उठे, फौजी ने कहा। मैं कुछ देर आपके पास बैठना चाहती हूँ। क्यों? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझ में तुमने क्या खूबी देखी है जो तुम मेरे पास बैठना चाहती हो? बाज़ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो नज़र आती हैं लेकिन बयान नहीं की जा सकती। फौजी ने इस तरह झिझकते शर्माते हुए कहा जैसे वो 14-15 साल की कमसिन लड़की हो, बड़ी मुश्किल से एक जवान आदमी के साथ बात कर रही हो। वो कह रही थी, ये हाल मेरा है। बड़े खूबसूरत जवान भी देखे हैं, लेकिन एक नज़र में जो बात मैंने आप में देखी है वो किसी और में नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे ये देखकर मायूसी हुई है कि लूसी आपकी मलकियत का दावा करती है। मैं आपको लूसी से छीनना चाहती हूँ, लेकिन इसकी कुर्बत हासिल किए बगैर रह भी नहीं सकती। क्या कभी थोड़ा सा वक्त मुझे दे दिया करेंगे? वक्त तो दे दिया करूँगा, लेकिन मैं परसों सुबह वापस लाहौर जा रहा हूँ। फिर तो और ज़्यादा अच्छा है, फौजी ने कहा। मैं भी लाहौर जा रही हूँ। कब? उस्मान ने पूछा।
मैं 2-3 दिनों तक पहुंच जाऊंगी। क्या तुम लूसी की जगह जा रही हो? उस्मान ने पूछा। हाँ, फौजी ने जवाब दिया। वहाँ मुझे आपके साथ की और आपकी बहुत ज़रूरत है। साथ भी मिल जाएगा और मदद भी, उस्मान ने कहा। तुम्हारा ग्रुप तुम्हें पूरी हिदायत देगा और कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे तो इसकी बड़ी खुशी है कि आप वहाँ होंगे, फौजी ने कहा। कुछ देर बाद नौकर ने आकर इतला दी कि खाना तैयार है। उस्मान और फौजी उठकर डाइनिंग रूम में चले गए। इतने में रामा राव और लूसी भी आ गए। इस वक्त तक उस्मान बाहर से आ चुका था। इसे अपनी असलियत याद नहीं रही थी। इन लोगों ने मिलजुल कर इसे शहजादा बना दिया था। खाने के दौरान रामा राव, लूसी और फौजी ने सिवाय इसके और कोई बात नहीं की कि उस्मान को हवा देते रहे और वो खोखला गुब्बारा बनकर फूलता चला गया। दुश्मन के जासूस वही बनते हैं जो अपनी असलियत, शख्सियत और कौमियत को भूल जाते हैं। किरदार की एक कमज़ोरी ऐसी कमज़ोरी है जिसे दुश्मन निहायत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करता है और अपने शिकार को यह तासुर देने में कामयाब हो जाता है कि वो तो बहुत ही ऊंची शख्सियत है और वो गलत मुल्क में और गलत घर में पैदा हो गया है। ऐसे इंसान को पस्ती में बुलंदी और अपने ईमान की बेहुरमती में वकार नजर आता है। गद्दारों में यही कमज़ोरी पैदा की जाती है। वो अपने मुल्क के दुश्मन के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, लेकिन इन्हें तासुर ये दिया जाता है कि वो अपने मुल्क के भी और दुश्मन के मुल्क के भी बादशाह हैं। तजुर्बा करके देखें, किसी इंतहाई घटिया और बेवकार इंसान के सामने झुक जाएं और इसे फर्शी सलाम करें तो वो जो इनकसार की बजाय गर्दन को अकड़ा कर रौनक का रंग पैदा कर लेगा और आपको छोटा सा आदमी समझेगा। उस्मान की शख्सियत में तो पहले ही खामियां मौजूद थीं। वो अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसका बाप अंग्रेज़ों का परवरदा जागीरदार था और उस्मान डिस्को सोसाइटी में पला और बढ़ा था। मेजर होते हुए वो डिस्को सोसाइटी के नौजवान लड़कों और लड़कियों की महफिलों में जाया करता और इसके ज़ाती अखराजात इतने ज़्यादा थे जो मेजर तो दूर की बात है, ब्रिगेडियर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे इंसान तो फूंक और हवा को फ़ौरन कबूल करते और अपनी शख्सियत गैरों के हवाले कर देते हैं। उस्मान के जहन पर 2 ही चीज़ें गालिब थीं, खूबसूरत लड़की और रुपया पैसा। रुपया पैसा भी इतना जो ख़त्म न होने पाए और जिस ज़रिए से मिले हलाल है। औरतबाजी के साथ रुपये पैसे का जो ताल्लुक़ है वो लाज़िम व मुल्ज़िम है। औरत कोई आम किस्म की हो तो और बात है। औरत लूसी और फौजी जैसी तरबियत याफ्ता हो तो पैसे के साथ दीनों ईमान भी हाथ से निकल जाता है। खाने के बाद रामा राव और फौजी कमरे से निकल गए। लूसी उस्मान को अपने कमरे में ले गई और कॉफ़ी वहीं मंगवा ली। फौजी लाहौर जा रही है। लूसी ने उस्मान से कहा, मैंने इसे समझा दिया है, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा जो खिला पैदा हो गया है वो फौजी ऐसे तरीके से पुर कर देगी कि तुम मुझे भूल जाओगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? उस्मान ने पूछा। हाँ उस्मान, लूसी ने कहा, मैं यही चाहती हूँ और अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मेरे अगवा ने सूरत हाल बदल डाली है। मैं शायद इंडिया चली जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खिला पैदा हो। मैं तुम्हें अपने से ज़्यादा खूबसूरत लड़की देकर जा रही हूँ, तुम्हारा खूब साथ निभाएगी। मैं शायद तुम्हें दिल से उतार न सकूं, उस्मान ने कहा, लेकिन अब एक पहलू मेरे सामने आ गया है। तुमने अपनी असल हकीकत बताकर मेरा काम कुछ आसान कर दिया है। तुमने मेरे साथ जो मोहब्बत की है वो इसी काम के लिए की थी जो तुमने अब मुझे बताया है, और अब तुम अपनी जगह एक और लड़की मुझे देकर जा रही हो। लेकिन लूसी, तुम्हारी कमी तुम ही पूरी कर सकती हो। फिर भी मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने मेरी पसंद की लड़की मुझे दे दी है। उस्मान, लूसी ने कहा, लड़कियों की कोई कमी नहीं। हमने मर्सिडीज़ और पिजारो की जो बात छेड़ी है वो बिला मकसद नहीं। हम तुम्हें मर्सिडीज़ गाड़ी देंगे। इसके अलावा तुम्हें हमारी वजह से जो सोशल स्टेटस हासिल हुआ है वो तुम तसव्वुर में नहीं ला सकते। मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लाहौर तुम्हें वही लोग मिलेंगे जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार बताया करती थी। मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि अमीर ख़ान दरअसल महिंदर आहूजा है और वो मेरा बाप नहीं है। बाकी हिदायत तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगी। मैं फ़ौजी को तुम्हारे पास भेजती हूँ, फिर तुम चले जाना। और ख़याल ये रखना कि पहले की तरह वीना को नाराज़ न करना। इसके साथ इस कदर प्यार और मोहब्बत करना कि इसका दिमाग ख़राब हो जाए। कॉफ़ी पीते पीते उस्मान ने सुरूर और खुमार सा महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे वो यूरोप की आला दर्जे की शराब पी रहा हो। इसे मालूम नहीं था कि इसकी कॉफ़ी में एक ख़ास किस्म का नशा शामिल कर दिया गया था जिसका कोई जायका नहीं था। अलबत्ता इसका असर ऐसा था जो इंसान को जहन्नम से जन्नत में पहुँचा देता है। लूसी उठी और उस्मान को इसने हाथों से पकड़कर उठाया और इस तरह अपने सीने से लगाया जैसे माँ अपने बच्चे को लगाती है। ये इनकी अलविदाई मुलाकात थी जो बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। मैं फ़ौजी को भेजती हूँ, लूसी ने कहा और कमरे से निकल गई। फ़ौजी यूँ कमरे में दाखिल हुई जैसे वो दरवाजे के साथ ही खड़ी हो। इसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उस्मान ने अपने बाजू फैला दिए। फ़ौजी नई नवेली दुल्हन की तरह उस्मान की तरफ बढ़ रही थी।
उस्मान जब इस कमरे से निकला तो इस पर कुछ और ही नशा तारी था। फौजी के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें शर्मीलापन नुमाया था, लेकिन उस्मान जैसी शख्सियतें ये समझने से कासिर होती हैं कि यह मुस्कुराहट शर्मीली नहीं बल्कि फातिहाना है। उस्मान जब होटल में अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने वीना को देखा तो इसके नथनों में फौजी के जिस्म और सांसों की बू रची बसी हुई थी। वो फौजी के जिस्म का लमस महसूस कर रहा था। इस कैफियत में वीना इसे अच्छी न लगी और इसे याद आ गया कि वीना के साथ तो बना कर रखनी है। लो वीना, उस्मान ने कहा, काम हो गया। 8-10 दिनों तक लूसी और इसके बाकी ग्रोह को तुम जेल में देखोगी। मैं तुम्हें जेल में ले जाकर लूसी को सजाए कैद होती दिखाऊंगा और उसके तमाम ग्रोह को भी। अल्लाह, वीना ने खुश होकर और दोनों हाथ मिलते हुए कहा, आप कितने हैंडसम हैं। मैं इस खूबसूरत चुड़ैल को जेल में देखने ज़रूर जाऊंगी। बच्चे सो गए थे। वीना उस्मान के गले लग गई और उस्मान इसे अपने बाजुओं में भींचते हुए फौजी के तस्वुर में गुम हो गया था। अम्बाला के फौजी अस्पताल में सगीर के फ़रार की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी और ये तफ्तीश अस्पताल के मेन गेट से शुरू हुई थी। फ़रार की रात जो आदमी मेन गेट पर ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने बताया कि रात 12:30-1 बजे के दरमियान एक आदमी ओवरकोट पहने हुए बाहर निकला था। इसने चौकीदार से कहा था कि मेरे ड्राइवर को बुलाओ। चौकीदार के जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। एक सुजुकी कार आई जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 आदमी, एक आगे और एक पीछे बैठे हुए थे और अस्पताल से निकलने वाला आदमी इस कार की पिछली सीट पर बैठा और कार चली गई। नंबर तो नहीं देखा साहब, चौकीदार ने कहा और सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, मुझे कुछ यूं शक होता है कि कार का नंबर था ही नहीं। चौकीदार फिर याद करने लगा, कोशिश करने लगा और इसने 2 टूक लहजे में कहा, हाँ साहब, कार के ना आगे नंबर प्लेट थी ना ही पीछे। क्या तुम अस्पताल से निकलने वाले आदमी का हुलिया बयान कर सकते हो? चौकीदार सोच में पड़ गया और इसने आहिस्ता आहिस्ता सोच कर सगीर का हुलिया बयान कर दिया, लेकिन वो सगीर का चेहरा अच्छी तरह न देख सकने की वजह से बयान न कर सका। चौकीदार के बयान से तफ्तीश करने वाले अफसरों ने ये राय अखज़ की कि ओवरकोट पहने हुए ये शख्स अगर सगीर ही था तो इसे मुसलमानों ने बाकायदा प्लान के तहत फ़रार करवाया था और इस अस्पताल के स्टाफ में 1-2 आदमी ज़रूर शामिल होंगे। डॉक्टर अब्दुल रशीद पर बजा तौर पर शक किया जा सकता था। वो मुसलमान था और इसके साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर ने कहा था कि इसे पुख्ता शक है कि सगीर को इंजेक्शन नहीं दिए गए। इंजेक्शन देने की जिम्मेदारी डॉक्टर अब्दुल रशीद की थी। क्या गुज़श्ता रात डॉक्टर अब्दुल रशीद यहाँ आए थे? इंटेलिजेंस के एक आदमी ने इन आदमियों से पूछा जो गेट पर ड्यूटी दे रहे थे। जी हाँ, चौकीदार ने जवाब दिया। वो तकरीबन 12 बजे आए थे और फिर 1 बजे के कुछ देर बाद यहाँ से निकले थे। क्या ये डॉक्टर इस वक्त यहाँ से गया था जब ओवरकोट वाला आदमी गाड़ी में बैठकर यहाँ से फरार हुआ था? तफ्तीशी अफसर ने पूछा। जी हाँ, चौकीदार ने जवाब दिया। तफ्तीशी अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर के दफ्तर में चले गए। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल रशीद पिछली रात ड्यूटी पर था? तफ्तीश करने वाले मेजर ने ब्रिगेडियर से पूछा। ब्रिगेडियर ने इस अफसर को बुलाया जो इस सवाल का सही जवाब दे सकता था। इस अफसर ने बताया कि पिछली रात डॉक्टर अब्दुल रशीद ड्यूटी पर नहीं था और इन दिनों इसकी नाइट ड्यूटी होती ही नहीं है। सर, इंटेलिजेंस के मेजर ने ब्रिगेडियर से कहा, हमें तफ्तीश के लिए अलग कमरा चाहिए, फिर जब ज़रूरत हुई तो हम जिसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे इसे अपने यहाँ ले जाएंगे। ब्रिगेडियर के हुक्म से इन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया और डॉक्टर अब्दुल रशीद को इस कमरे में बुलाया गया। डॉक्टर साहब, मेजर ने डॉक्टर रशीद से पूछा, क्या आप गुज़श्ता रात ड्यूटी पर थे? नहीं, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया। फिर आप हॉस्पिटल में क्यों आए थे? एक मरीज़ को देखने, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया। कल इसका ऑपरेशन हुआ था। चूँकि मैं भी इस ऑपरेशन में शामिल था इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि रात को मरीज़ को देखा हूँ। क्या हर उस मरीज़ को आप रात देखने आते हैं जिसका इस दिन ऑपरेशन हुआ हो? हर मरीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें देखना ज़रूरी होता है। मसलन इस मरीज़ के पित्ते में पथरियाँ थीं, इसलिए ये पित्ता निकालना ज़रूरी था। पित्ता निकाल दिया जाए तो पहले 1-2 दिन के दौरान कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है। ये मरीज़ कौन से वार्ड में है? मेजर ने पूछा। इसका नाम क्या है और बेड का नंबर क्या है? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने इस मरीज़ का नाम, बेड नंबर और वार्ड बताया। फिर मेजर ने अपने साथी तफ्तीशी अफसर को इस वार्ड में भेजा। ये अफसर वापस आया तो इसने बताया कि रात 12 बजे के लगभग डॉक्टर अब्दुल रशीद इसे देखने आया था और इस मरीज़ ने तस्दीक की कि इसका पित्ता कल निकाला गया था। क्या आपने 12 से 1 बजे तक इसी मरीज़ के साथ वक्त गुजारा? जी नहीं, डॉक्टर रशीद ने कहा। मैं नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर के पास बैठ गया था और बातें करते 1 बज गया। ड्यूटी डॉक्टर चूँकि नाइट ड्यूटी पर था इसलिए डॉक्टर अब्दुल रशीद के जवाब की तस्दीक न हो सकी। क्या आप रात को सगीर के कमरे में गए थे? नहीं, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया। इसे रात को देखना कतन ज़रूरी नहीं था इसलिए उधर न गया।
इंटेलिजेंस का एक कैप्टन इन दो अफसरों से अलग थलग अस्पताल के मुलाजमों से पूछगछ करता फिर रहा था। इसके सामने सवाल ये था कि रात 12 बजे से कुछ देर पहले या बाद सगीर के कमरे में अस्पताल का या बाहर का कोई आदमी सगीर के कमरे में गया था, या इस कमरे के बाहर वैसे ही खड़ा कोई आदमी देखा गया था। एक नर्सिंग सिपाही ने बताया कि इसने रात 12 बजे के लगभग डॉक्टर अब्दुल रशीद को सगीर के कमरे में जाते और फिर आते देखा। एक और मुलाजिम ने बताया कि इसने देखा था कि डॉक्टर अब्दुल रशीद कमरे से निकल गया तो 1-2 मिनट बाद ओवरकोट पहने हुए एक आदमी कमरे से निकला और बाहर की तरफ चला गया। कैप्टन ने ये इतला तफ्तीश के इंचार्ज मेजर को दी। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल रशीद से ही पूछगछ हो रही थी। अब बताएं डॉक्टर साहब। मेजर ने डॉक्टर अब्दुल रशीद से कहा, अब अपनी पोजीशन वाज़े करें। आप कहते हैं कि आप सगीर के कमरे में नहीं गए थे और अस्पताल के 2 आदमी बता रहे हैं कि आप इस कमरे में गए थे। देखिए मेजर साहब, डॉक्टर रशीद ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर वार्डों में ही घूमते फिरते और मरीज़ों को देखते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी याद नहीं रहता कि किस मरीज़ के पास गए थे। और तफ्तीश करने वाले दोनों मेजर इकट्ठे ही हंस पड़े और डॉक्टर रशीद चुप हो गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, एक मेजर ने बड़े आराम से कहा, सच बोल दें, आप यकीनन बड़े अच्छे और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द हैं, तभी तो आप डॉक्टर बने हैं। अगर आपने सच ना बोला तो आप वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो हमारे तफ्तीशी सेंटर में होगा। ये मरीज़ हमारे हवाले कर दें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी या महकमाना कार्रवाई नहीं की जाएगी। और डॉक्टर साहब, दूसरे मेजर ने कहा, इन 3 आदमियों के नाम और एड्रेस भी हमें बता दें जो इस मरीज़ को सुजुकी कार में ले गए थे। डॉक्टर साहब, इस शहादत को जो आपके ख़िलाफ़ मिली है आप गलत साबित नहीं कर सकेंगे। आप डॉक्टर हैं, हम आपका इससे ज़्यादा एहतराम करते हैं जो आम तौर पर डॉक्टरों का किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल रशीद को पहले तो यूँ लगा जैसे वो कमरा जिसमें तफ्तीश हो रही थी एक चक्कर में घूम रहा हो। इसे यकीन हो गया था कि इसके ख़िलाफ़ शहादत वाकई मजबूत है जिसे वो झुटला नहीं सकेगा। इसे मालूम था इकबाल जुर्म की सूरत में इसे बख्शा नहीं जाएगा। जेल जाने के अलावा इसका डॉक्टरी का लाइसेंस हमेशा के लिए मनसूख कर दिया जाएगा। इसकी तो सारी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। इसका दिमाग बड़ी तेज़ी से सोचने लगा। इसे इन साथियों का ख्याल आया जिन्होंने इसका साथ दिया था और सगीर को कामयाबी से फ़रार करवाया था। इसे दूसरा ख्याल ये आया कि उन्होंने किसी औरत को अगवा नहीं किया बल्कि एक मुसलमान मुल्क की सलामती की खातिर एक आदमी को अपनी मुल्क का दुश्मन बनते बनते बचा लिया है। कमरा जो एक चक्कर में घूम रहा था अचानक रुक गया और डॉक्टर रशीद के दिल पर जो बोझ आ पड़ा था वो यकलख्त उतर गया। इसे नुमाया तौर पर महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने इसके सर पर हाथ रख लिया है और इसका ज़मीर बेदार हो गया है।